हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई हो क्या आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, 2 लेक्चर में हमने 7 पॉइंट को कवर कराया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? नॉर्मलता। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। तीसरा जो टॉपिक होगा मोल अंश, या फिर इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक है, यानी 3 टॉपिक को कवर कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले के दो तीन लेक्चर हैं, उसमें आपको लगभग 6 टॉपिक को कवर कराया गया। ठीक है, तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखिएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? ठीक है, नॉर्मलता क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बर्तन है। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है? बर्तन। ठीक है, इस बर्तन में हमने क्या किया कि कोई द्रव ले लिया। ठीक है, ये क्या है? इसको द्रव कह लीजिए या फिर विलायक कह लीजिए। ठीक है, ये है विलायक। ठीक है, अब इस विलायक में मैंने कोई पदार्थ डाल दिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं चीनी को ही डाल दिया गया। ठीक है, चीनी को डाल दिया गया और ये जो विलायक है इसकी मात्रा कितनी है? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर है, यानी इसका आयतन क्या है? 1 लीटर है। और ये जो है ये क्या है? विलायक इसको बोलते हैं, और ये जो चीनी है इसे बोलते हैं विलय। ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या होगा? नियत रहेगा, यानी इसका ताप जो होगा ये क्या होगा? नियत रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये किसी भी कंडीशन में इसका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसी टेम्परेचर पे सारी क्रियाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसका क्या है? यानी जो चीनी है ये विलय है, इसमें घुले हुए विलय के तुल्यांकों की जो संख्या होती है। ठीक है, यानी जो तुल्यांकों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। अगर हम कहें, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ये हो जाएगा किसी निश्चित ताप पर विलायक में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। नॉर्मलता को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? किसी निश्चित ताप पर विलयन के निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। ठीक है, देखिए यानी हम विलायक में क्या किए? चीनी को मिलाए। ठीक है, और ये इसका आयतन कितना है? यानी मिलाने के बाद इसका जो आयतन है वो कितना है? 1 लीटर का है। ठीक है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलायक के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसमें आपका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा?
हमेशा नियत रहेगा यानी निश्चित रहेगा। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम चीनी को नहीं घोलते हैं तब भी टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, आप चीनी को घोल दीजिए तब भी हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। यानी ताप हमारा क्या है, निश्चित है, नियत है। ये ताप हमारा घट रहा है और नहीं बढ़ रहा है, या यानी विलय को घोलने से पहले भी हमारा टेम्परेचर क्या है, उतना ही है। विलय को घोलने के बाद भी टेम्परेचर हमारा कितना है, उतना ही है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नॉर्मलता बराबर क्या होता है, यानी कैपिटल एन बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे ये तो नॉर्मलता के लिए फार्मूला होगा। ठीक है, नॉर्मलता निकालने के लिए आपका फार्मूला हो गया। ठीक, ग्राम तुल्यांकों की, सॉरी, नॉर्मलता बराबर ग्राम विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये किसमें है, यानी ये लीटर में है। ठीक है, ये किसमें है, लीटर में है। अब देखिए बात करते हैं, अब यहाँ पे आती है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाला कैसे जाता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर ग्राम तो इसको मिलाया है तो इसकी मात्रा को कैसे निकालेंगे कि इसमें कितना मात्रा घोला गया है। ठीक है, ये तो पता है आपको, चीनी इसमें घोला है, आपने इसमें चीनी को घोल दिया है, लेकिन कितना घोला है इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार बटा तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार। ठीक है, इसको हम W से लिखते हैं और इसको हम किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, W/E। ठीक है, W/E हो जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आपको, कंफर्म हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, कितना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का, सॉरी व्हाइट बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब नॉर्मलता n बराबर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने क्या माना है, W/E। ठीक है, ये तुल्यांकों की संख्या किससे लिखा है, W/E, W/E। बटे आयतन को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, तो बटे V। ये क्या है, लीटर में। ठीक है, नॉर्मलता बराबर ये हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल N बराबर W/E इंटू V। ठीक है, यहाँ पे V क्या है, लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर इतना हो गया। ठीक है, जहाँ पे W क्या है, विलय का भार है, E क्या है, विलय का तुल्यांकी भार है, और ये क्या है, विलयन का, V जो है विलयन का आयतन है। ठीक है, जहां लिख लीजिए। ठीक है, जहां n जो है नॉर्मलता है, नॉर्मलता। ठीक है, E जो है, सॉरी W जो है विलय का भार है। ठीक है, और E जो है हमारा विलय का तुल्यांकी भार है, विलय का तुल्यांकी भार है। ठीक है, V जो है विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। ठीक है, आयतन। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, यानी ये जो टॉपिक है नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होता है, n बराबर W/E इंटू V होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलता का टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। अब इसको कैसे, संबंध को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको निकालते हैं।
नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, ठीक है, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए अभी आपने पढ़ा नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। अब मोलरता बराबर देख लीजिए क्या होता है, मोलरता, ठीक है। मोलरता जो टॉपिक है इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कराया गया, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, आयतन, ठीक है। ये किस में होता है, लीटर में, ठीक है। ये भी किस में होता है, लीटर में, ठीक है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करने, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्मलता अपॉन मोलरता, मोलरता बराबर नॉर्मलता का ये है, तो ये हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसके बटे में हो जाएगा। इसके बाद देखो ये जो है बटे में है ना मोलरता, नॉर्मलता, ये तो पूरा नॉर्मलता का फार्मूला है, ठीक है। मोलरता बटे के बाद क्या है, मोलरता, तो ये मेन बटा है आपका, ठीक है। बटे मोलरता का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, विलय का, तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन। अब देखिए विलयन का आयतन ये भी है, विलयन का आयतन ये भी है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ऊपर से मैं आप ये इक्वेशन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यानी ये दोनों इक्वेशन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना होगा ले लेना, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, देखो सबसे ऊपर तो ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, नॉर्मलता को हम किससे लिखते हैं, n से, मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो ये लिख लेते हैं n बाई m बराबर क्या दे रखा है, ये है हमारा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, देखो ये तो कट गया है, ये भी कट गया, बचा हमारे पास क्या है, विलय का, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नहीं ध्यान से देखोगे आप तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए दिमाग और आंख को और कान को खोल के पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, देखिए अब हम पहले निकालते हैं विलय के ग्राम मोलों तुल्यांकों की संख्या को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका निकाला गया था तो क्या आया था, देखो इसका ये होता है, ठीक है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी
भार, ठीक है। इसको हम जो है लिखते हैं W से, इसको लिखते हैं E से, ठीक है। तुल्यांकी भार को किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब निकालते हैं विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार, ठीक है। विलय का भार बटा विलयन, सॉरी विलय का अणुभार होता है, ठीक है। ये हो जाएगा विलय का अणुभार, ठीक है। कहीं कहीं आपको अणुभार की जगह पे आणविक द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यानी विलय का तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे हम ये रख सकते हैं, यानी इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या की जगह पे हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा, यानी कि N/M बराबर हो जाएगा, इसको रखिए, यानी विलय की तुल्यांकों की संख्या के बराबर हम क्या रखते हैं? विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। इसको लिख लेते हैं विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। उसके बाद आता है मेन बटा, यानी ये वाला जो बटा है वो ये है, ठीक है। जगह कम की वजह से ये जो बटा है हम ऐसा लगा रहे हैं, ठीक है। अब दे रहा है विलय की मोलक संख्या, विलय की मोलक संख्या निकाला गया, विलय का भार बटा विलय का अणुभार, ये हो जाएगा विलय का भार बटा विलय का अणुभार, ठीक है। अब देखिए भाई, ये विलय का भार है, यहाँ पे विलय का भार है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे ऊपर। चाहे एक चीज करिए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाए इसलिए हम इसको लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। यानी हो जाएगा विलय का भार, ठीक है। इसको भी कट मत करिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड में, सॉरी ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेते हैं, यानी ये भाग में इसको क्या करते हैं, पूरे में ले लेते हैं, ठीक है। तो N/M बराबर होगा, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है, यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ठीक है। अब इसको गुणे में लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाते हैं। अब जब इसको गुणे में लेंगे तो ये विलय का अणुभार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा विलय का अणुभार बटे विलय का भार, यानी ये जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हो जाएगा विलय का भार, ठीक है। अब देखिए विलय का भार यहाँ पे भी, विलय का भार यहाँ पे भी, ये दोनों क्या है, भाग डिवाइड में, तो ये इससे कट जाएगा। बचा हमारे पास क्या, N/M बराबर जो है बचा हमारे पास ये विलय का अणुभार बटे यहाँ पे क्या बचा, विलय का, सॉरी यहाँ पे ये बचा है, हाँ ये विलय का अणुभार नहीं, ये विलय का तुल्यांकी भार है, ठीक है। विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है क्या हमारे पास, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, इस नॉर्मलता मोलरता में हमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्मॉल n बटा, सॉरी कैपिटल N बटा कैपिटल M बराबर विलय का अणुभार दे रखा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस n को इधर रोकते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, इस m को इधर रोकते हैं, सॉरी इस n को रोकते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो n बराबर हो जाएगा विलय का अणुभार बटा विलयन का, सॉरी विलय का तुल्यांकी
भार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m क्या था, डिवाइड होता है, भाग में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में m हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यानी मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, ठीक है। तो मोलरता और नॉर्मलता का संबंध जो है वो क्या है, n बराबर विलेय का अणु भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार इनटू m, ठीक है। इसको इक्वेशन कुछ भी मान लीजिएगा, स्टार मान लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि ये संबंध कैसे होता है, ठीक है। तो इसका संबंध ये है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये लगभग ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ठीक है, अगर इसको हम अल्फाबेट में लिखना चाहते हैं, m n बराबर हो जाएगा विलेय का अणु भार को हम लिखते हैं m से, सॉरी स्मॉल m से, ठीक है। तुल्यांकी भार को लिखते हैं e से इनटू m कैपिटल M, ठीक है। ये इसका अल्फाबेटिक या ज्यामितीय रूप है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो ये टॉपिक लगभग हमें उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या था। अगला टॉपिक जो है हमारा मोल प्रभाज है, ठीक है। अगला टॉपिक है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल अंश, ठीक है। अब मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में मैंने पानी को ले लिया, ठीक है, ठीक। इसको हम बोलते हैं विलायक, विलायक, ठीक है। इसमें कोई विलेय पर मिला दिया गया, ठीक है, विलेय। कोई चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, या फिर NaCl हो सकता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज हो सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज को मिलाएंगे, ठीक है। तो मिलाने के बाद हमारा ये जो है वो क्या बना, विलयन, विलयन, ठीक है। यानी कि सारा कुछ मिलाने के बाद ये हमारा बन गया विलयन, ठीक है। तो अब मोल प्रभाज होता क्या है, देखिए इसमें कितने घटक हैं, देखिए विलायक एक अलग घटक है, विलेय और अलग घटक है, ठीक है। यानी दो घटक है, दो से भी अधिक घटक, दो से अधिक घटक भी हो सकते हैं, ठीक है। दो यानी एक नहीं हो सकता है, एक से अधिक घटक होंगे, एक नहीं होगा, दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक से अधिक घटक हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक विलयन में किसी घटक, मोल प्रभाज जो होता है वो क्या होता है, इसको लिखते हैं एक विलयन में विशेष घटक, विशेष घटक विशेष घटक का मोल प्रभाज मोल घटक, मोल प्रभाज, ठीक है। उस घटक के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या, उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश, मोल अंश कहते हैं, यानी मोल अंश कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि इस विलय में उपस्थित विलय के घटक, ठीक है, यानी विलय के घटक और विलयन के कुल घटक, विलयन जो हमारा है, विलयन जो है हमारा किन किन घटकों से मिलकर बना है, विलय प्लस, यहाँ पे लिख लो और थोड़ा सा ऐसा करके, यानी जो विलयन है ये हमारा किन किन घटक से मिलकर बना है, पहला विलायक प्लस विलय,
यानी ये दो घटक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, यानी इसके कितने मोल इसमें उपस्थित है, और विलय में उपस्थित इन दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है, इन दोनों घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए मोल अंश बराबर क्या होता है, विलय के घटकों के कुल मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित, ये हो जाएगा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। ठीक, तो चलिए ये जगह का मैं इधर से इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। ठीक, देखिए अगर हम मोल अंश विलय के लिए निकालते हैं, ठीक है, इसमें मोल अंश जो है विलय के लिए अलग निकाला जाता है, ठीक है, विलय के लिए अलग निकाला जाता है और विलायक के लिए अलग निकाला जाता है, ठीक है। यानी इसमें विलय का मोल प्रभाज अलग निकलता है, विलायक का मोल प्रभाज अलग निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विलय के लिए देख लेते हैं, ठीक है। विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है, विलय का मोल प्रभाज यहाँ पे ले लेते हैं, विलय का मोल प्रभाज, ठीक है, बराबर मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मोल प्रभाज की जगह पे अंश आ जाए तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो विलय के घटकों की कुल संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा विलय के घटकों की कुल संख्या, ठीक है। यानी आपने विलय में हमने चीनी या नमक या NaCl मिलाया, इसके कितने घटक हैं, इनकी कुल संख्या, ठीक है, बटे विलय में उपस्थित, यानी अभी क्या करते हैं, इसमें जब मिला दिया जाता है किसी भी चीज को, मान लेते चीनी को हम इसमें मिला दिए, ठीक है, तो ये हमारा बन गया विलय। तो विलय में दो घटक उपस्थित हैं, इन दोनों घटकों की कुल संख्या, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, अनुपात का मतलब बटा जो है वो, ठीक है। यानी विलय के घटकों की कुल संख्या बटे विलय में उपस्थित मोलों की कुल संख्या की जो अनुपात है, इसी को क्या कहते हैं, विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोल प्रभाज के लिए देखिए लिखते हैं x, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम A बराबर मान लेते हैं क्या है, विलायक है, ठीक है, A बराबर मान लेते हैं विलायक है, B बराबर क्या हमारा विलय है, ठीक है, B हमारा क्या है, विलय मान लेते हैं, ठीक है। विलय को मैंने किससे माना, B माना, ठीक है, और विलायक को मैंने क्या माना, A, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, हम मोल प्रभाज को किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं, इसको काई बोला जाता है, ठीक है, लेकिन x बोलते हैं, ठीक है, काई से लिखा जाता है। अगर मैं विलय के लिए निकालता हूं तो सफिक्स में क्या करेंगे, v लिख देंगे, ठीक है, बटा घटकों की कुल संख्या, ठीक है, घटकों की कुल संख्या, तो इसको हम लिखते हैं n। किसके लिए निकाला जा रहा है, विलय के लिए निकाला जा रहा है, तो सफिक्स में हम क्या ले लेंगे, v, बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलय में कौन कौन से घटक उपस्थित है, विलय भी उपस्थित है और विलायक भी उपस्थित है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे NB प्लस NA। ये क्या है, विलय की संख्या है, मोलों की संख्या है, और ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है।
ये किसके लिए मूल प्रभाज है? विलय का मूल प्रभाज है। इसी तरीके से बात आ जाए विलय की जगह पे विलायक ले लेते हैं, ठीक है। विलय की जगह पे क्या करें? विलायक ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे विलायक, ठीक है, विलायक, ठीक है। रूल वही होगा, सेम टू सेम होगा, केवल ये क्या हो जाएगा? x ए हो जाएगा, सॉरी काई ए हो जाएगा बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये हमारा विलय के लिए और ये हमारा विलायक के लिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखिए विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? आप लिखिए विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। यही लिखा गया यहाँ पे। एन भी क्या है? विलय की मोलों की संख्या, ठीक है। एन ए क्या है? विलायक की मोलों की संख्या, प्लस इसमें लगा है, प्लस इसमें लगा है। यानी विलय में कितने घटक हैं? विलय में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी विलय में जो है कितने घटक हैं? विलय प्लस विलायक, यानी विलायक, ठीक है। यानी दो घटक है, इन्हीं दोनों घटक को कैसे लिखा गया? Na प्लस Nb करके लिखा गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इससे ज्यादा अगर कवर करा जाए तो, ठीक है। तो आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल के नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।